हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कीन्स का अर्थशास्त्र पढ़ा था और आपने उसको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा अगर आपने पहले कभी नोट्स नहीं बनाए इकोनॉमिक्स के तो। और अगर पहले नोट्स बना रखे हैं तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है फिर से दोबारा लिखने के लिए। तो हमने पिछली क्लास में कीन्स का अर्थशास्त्र था उसको अच्छी तरीके से समझ लिया था, उसको अच्छे से ख़त्म कर लिया था। तो अभी आपके मेंस के पेपर भी चल रहे होंगे, आपने देखे होंगे बहुत से क्वेश्चन जो है हम प्री के सिलेबस में पढ़ते हैं लेकिन वो सीधे मेंस में आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जीडीपी के ऊपर था, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो प्री के लिए पढ़े जाते हैं लेकिन आ जाते हैं मेंस में। तो हमको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी टिप देनी थी आपको। तो आज हम जो आगे का जो लेक्चर शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जो आर्थिक समस्याएं होती है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो कीन्स का जो कीनेशियन जो इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो आज हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं हैं, उनको हम देखेंगे। जिसमें हमारे पास पहला है स्लो डाउन। आपको स्लो डाउन को स्लो डाउन ही याद करना होगा, इसका हिंदी में बहुत सारे 4-5 नाम है तो आप कब तक याद करेंगे। तो इंग्लिश में स्लो डाउन ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, तो इसको स्लो डाउन को स्लो डाउन ही याद रखना है आपको। ठीक है, स्लो डाउन में होता क्या है कि जैसे कि भारत देश की जीडीपी अगर 10% से बढ़ रही है, 9% से बढ़ रही है, कभी 7% से बढ़ रही है, कभी 6% से बढ़ रही है, कभी 5% से बढ़ रही है, तो दोस्तों ध्यान देना है कि जीडीपी तो बढ़ रही है भारत की, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। जीडीपी तो बढ़ रही है, आपको दिख रहा होगा हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जा रही है। बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर जीडीपी बढ़ती है लेकिन अगर ग्रोथ रेट अगर कम हो जाती है तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। इसको मैं एक चित्र के द्वारा भी बताता हूँ आपको। वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना, जैसे कि 10% थी पिछले साल, फिर 9% हुई, फिर 8% हुई जीडीपी। जीडीपी तो बढ़ रही है दोस्तों, ध्यान रखना, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जा रही है। ठीक है, इसको कहते हैं स्लो डाउन। ये हमारी जीडीपी हो गई, ये टाइम हो गया। तो देखना कि जीडीपी तो बढ़ रही है, ये वाली जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन ना कम गति से बढ़ रही है। इस पॉइंट के बाद में कम गति से बढ़ रही है। इसकी गति यहाँ पर ठीक ठाक थी, फिर उसके बाद कम हो गई। जीडीपी को तो बढ़ा नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे जीडीपी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, जीडीपी को तो बढ़ा नहीं है लेकिन कम गति से बढ़ाना है। ठीक है, तो स्लो डाउन एकदम सिंपल है, जीडीपी को बढ़ाना है लेकिन ग्रोथ रेट इसमें कम हो जाती है। जैसे कि किसी वर्ष जो है 100 जीडीपी थी, 100 रुपये थी किसी की वस्तु की कीमत, फिर 105 हो गई, फिर 108 हो गई। तो जो 5 से 3% आपको दिख रहा होगा, निकाली कैसे जाती है जीडीपी, इसी बेस पे निकाली जाती है ना, ये बेस पे, इसी बेस पे। तो 105% हुई थी फर्स्ट बार, लेकिन दूसरी बार कितनी बढ़ेगी, 3% ही बढ़ेगी ना। 5 से 8 में कितने परसेंट बढ़ेगी, 3%। पिछले साल 5% बढ़ी थी, इस साल 3% की जीडीपी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी तो बढ़ी है ना, जीडीपी तो बढ़ी है 3% से, तो इसको हम कहेंगे स्लो डाउन। लेकिन कमी तो देखी गई ना, पिछले साल 5 थी, इस बार 3 हो गई है। तो जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गई है। नेक्स्ट जो है हमारी आर्थिक समस्या वो है कॉन्ट्रैक्शन। इसको इंग्लिश में ध्यान रखना आप। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों कि यदि किसी वर्ष की किसी भी तिमाही में पहली बार जब जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक यानी नेगेटिव होती है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में जीडीपी तो कम हो जाता है, और इसमें दो बातें ध्यान देनी है कि जीडीपी कम होता है। ठीक है, फर्स्ट बात, कॉन्ट्रैक्शन में जीडीपी कम हो जाता है। दूसरी बात है कि ग्रोथ रेट नकारात्मक हो जाती है। जैसे कि अभी आप देखिए कि भारत की जो है वो वी शेप इकोनॉमी भारत कर रहा था, -24 ग्रोथ रेट हो गई थी भारत की, फिर -7 कुछ थी, फिर उसके बाद 0.5 करके कुछ आई। तो भारत जो पहली बार Q1, Q2, Q3, ये हमारे पास 4 क्वार्टर है। ठीक है, तो इन 4 क्वार्टरों में से किसी भी क्वार्टर में अगर, क्वार्टर मतलब तिमाही कहते हैं हिंदी में,
तो इन चारों क्वार्टर में से किसी वर्ष के किसी एक, जैसे कि Q2 को देख लेते हैं हम, अगर इसके अंदर हमारी जो है जीडीपी है वो अगर नेगेटिव हो जाती है, माइनस में चली जाती है, जैसे कि ये देखने को मिला था कोविड के टाइम में देखने को मिला था कि जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव हो गई थी। जो अगर जब पहली बार ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव होती है ना पहली तिमाही में जिसमें, तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। बस एकदम सिंपल है। तो ये आपको स्लो डाउन और कॉन्ट्रैक्शन में अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि अगर आप लिखना भी चाहे तो जो हमारा 2021 का जो सेशन था जिसमें कोविड आ गया था मार्च में, तो उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई थी वो लगभग -24 तक चली गई। तो फर्स्ट हमने पढ़ा स्लो डाउन, सेकंड हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। इसका एग्जांपल है 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि Q1 में जीडीपी की ग्रोथ रेट -24.4% हो गई थी। इसी प्रकार भारत का कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में चला गया था। थर्ड है हमारे पास रिसेशन, जिसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो मंदी लिख सकते हैं, लेकिन मंदी इसका ठीक ठीक है, लेकिन इसको आप रिसेशन को और भी बहुत सारे तरीके नाम हो सकते हैं अर्थशास्त्र में, तो क्या पता एग्जाम में क्या है, लेकिन इंग्लिश में इसको जनरली रिसेशन ही कहा जाता है। तो जब किसी राष्ट्र में लगातार कम से कम 2 तिमाहियों, ध्यान देना दोस्तों, लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए ग्रोथ रेट नकारात्मक बनी रहती है तो इसे रिसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जीडीपी तो कम होता है, साथ में ग्रोथ रेट नकारात्मक बनी रहती है। जीडीपी और कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर किसी क्वार्टर के फर्स्ट मतलब किसी भी क्वार्टर में पहली बार अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव जाती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए अगर ग्रोथ रेट नकारात्मक बनी रहती है तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना आप, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत 2020-21 के Q1 में -24.4% और Q2 में -7.4%, दोनों में ग्रोथ रेट नकारात्मक रही, इसलिए यह कहा गया कि भारत रिसेशन में आ गया। क्योंकि Q3 में 0.5% और 1.6% की ग्रोथ रेट सकारात्मक आ गई, इसलिए यह कहा गया कि भारत तकनीकी रूप से रिसेशन से बाहर चला गया। जब आप इनको एक चार्ट में दर्शाते हैं हम, तो वी आकार की शेप बनता है, तो कहा जाता है कि भारत वी आकार के फेज से जो है गुजरा था, ठीक है। तो आपको तीनों टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट स्लो डाउन थी, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन और थर्ड था रिसेशन। मतलब लगातार 2 तिमाहियों में अगर ग्रोथ रेट नकारात्मक बनी रहती है तो उसको रिसेशन कहते हैं, और ये उसका एग्जाम्पल है, मेंस में अगर लिखना पड़ेगा भी तो। इनके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है डिप्रेशन। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों, डिप्रेशन। मैं आपको डिप्रेशन बताता हूँ अच्छे से। डिप्रेशन में क्या होता है दोस्तों, अभी हमने जो इससे पहले जो रिसेशन पढ़ा था, तो डिप्रेशन में क्या होता है कि जो रिसेशन हमने पढ़ा था, रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रिसेशन प्लस डिफ्लेशन की स्थिति जो होती है वो डिप्रेशन कहलाती है। डिफ्लेशन और डिप्रेशन में थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जो रिसेशन होता है वो हमने अभी देख लिया कि लगातार अगर 2 तिमाहियों तक नकारात्मक रहती है तो हम उसको रिसेशन कहते हैं। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है कि कीमतें बहुत तेजी से गिरती है, वस्तु की कीमत होती है वो तेजी से गिरना लगती है। जब तेजी से वस्तुओं की कीमतें गिरती है तो इससे ना अर्थव्यवस्था एकदम से अपने आप को तैयार नहीं कर पाती है। तो जब ये दोनों स्थितियां अगर एक साथ जुड़ जाती है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि मतलब बहुत खराब स्थिति मानी जाती है अगर वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई। गिरती कब है कीमतें वस्तुओं की, जब उनकी मांग नहीं है। अगर मांग नहीं है तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई होगी देश में, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो इसी टर्म में इसी इसके अंदर में आपको एक टर्म समझा देता हूँ, वेज स्टिकनेस। वेज स्टिकीनेस, STICKINESS, वेज स्टिकीनेस। तो इसमें क्या होता है कि
आप किसी भी मजदूर होते हैं या फिर किसी के भी आप ना सैलरी तो नहीं, इसमें वेज का मतलब वेतन मजदूरी से होता है, तो आप उनकी मजदूरी को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन आप उसको कम अगर करेंगे तो लोग आपके धरने पर हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो इसी को वेज स्टिकनेस कहा जाता है। मतलब जब आपकी जो वेज होती है वो स्टिकनेस मतलब चिपक जाती है, आप उसको कम नहीं कर सकते, एक लेवल के बाद आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। इसके कई कारण होते हैं, आप इसको कम क्यों नहीं कर सकते हैं, जिसमें से मुख्य कारण हो सकता है कि जो मजदूर होते हैं वो धरना हड़ताल आदि प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा, हर देश में कुछ अपने अपने कानून होते हैं, लॉ कहते हैं, लॉ नियम कानून होते हैं, उसके द्वारा भी आप जो वेज है उसको कम नहीं कर सकते। तो वेज स्ट्रिक्टनेस एक टर्म थी, मैंने आपको समझा दिया, जिसको मजदूरी एक बार बढ़ाने के बाद कम नहीं कर सकते। तो हमारा जो टॉपिक है वो डिप्रेशन के अंदर रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट आना। तो देखें हम, यह काफ़ी खराब स्थिति मानी जाती है, क्योंकि डिफ्लेशन के कारण बेरोजगारी अधिक तेज गति से बढ़ने लगती है। बेरोजगारी अधिक तेज गति से बढ़ने लगती है। इसका मुख्य कारण वेज स्टिकीनेस होता है, जो नीचे की तरफ देखने को मिलता है। नीचे की तरफ मतलब वही कि नीचे हो जाती है उसकी कीमतें, लेकिन उसको ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं हम। वेतन और मजदूरी बढ़ाए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से कम नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया यह भी आपको। तो ये डिप्रेशन भी हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन सबसे नंबर टॉपिक है हमारे पास, जिसमें स्टॉक मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट जो होता है, तेजी से गिरने लगता है, उसको मेल्ट डाउन कहा जाता है। तो ये जो हमने अभी जो सारी पांचों आर्थिक समस्याएं देखी, उनको दूर करने के लिए सरकार कुछ प्रयत्न तो करती ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी प्रयत्न नहीं करती सरकार। तो सरकार के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको अर्थशास्त्र की भाषा में, इकोनॉमी की भाषा में उसको कहा जाता है स्टिमुलस। STIMULUS, स्टिमुलस। सरकार जो प्रयास करती है इन सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, इन सभी मतलब मैंने आपको रिसेशन बताया, डिफ्लेशन बताया, मेल्ट डाउन बताया, वेज स्टिकनेस बताया, इनको आप अलग अलग करके अगर मेंस में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इनको दूर करने के लिए सरकार जो प्रयास करती है उसको स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक है, तो स्टिमुलस के अंदर क्या होता है कि जो स्लो डाउन, रिसेशन या डिप्रेशन हमने अभी जो पढ़े हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए लाए जाने वाले सरकार जो प्रयास करती है, जो राजकोषीय नीतियाँ होती है, जो फिजिकल पॉलिसी होती है, या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीतियाँ होती है, उनको जो सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसको संयुक्त रूप से एक साथ रूप में स्टिमुलस कहा जाता है। तो स्टिमुलस कहा जाता है, संयुक्त रूप से स्टिमुलस कहा जाता है। लेकिन अगर किसी, जैसे कि मान लो कि कपड़ा क्षेत्र है भारत का, अगर कपड़ा क्षेत्र अगर प्रभावित हो गया है किसी भी एक चीज़ से, तो स्टिमुलस नहीं लाया जाएगा दोस्तों। ये स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस वो संपूर्ण क्षेत्र के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो जो अगर कपड़ा क्षेत्र हो गया हमारा, तो कपड़ा क्षेत्र हो गया या फिर दवाई मेडिकल हो गया, कुछ भी एक क्षेत्र हो गया अगर, तो एक क्षेत्र के लिए हमको बेल आउट पैकेज लाया जाता है, जो मैं बता देता हूँ आपको। बेल आउट पैकेज, बेल आउट PACK, पैकेज को या पैकेट को, बेल आउट पैकेज जो होता है वो किसी एक क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए लाया जाता है, तो उसको बेल आउट पैकेज कहा जाता है। और स्टिमुलस संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लाया जाता है, तो उसको अर्थव्यवस्था स्टिमुलस कहा जाता है। तो स्टिमुलस स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन आदि समस्याओं को दूर करने के लिए लाए जाने वाले मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के एक मिश्रित पैकेज को स्टिमुलस कहा जाता है। ध्यान रखना, मिश्रित पैकेज संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए। स्टिमुलस वर्सेस बेल आउट। स्टिमुलस संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर एक समान रूप से लागू किया जाता है, सभी लोग, सभी कंपनियां आदि इसका समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त के विपरीत बेल आउट पैकेज कुछ क्षेत्रों या कंपनियों के लिए लाया जाता है। कुछ क्षेत्रों, ध्यान देना, कुछ क्षेत्रों या कंपनियों के लिए लाया जाता है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए नहीं लाया जाता है। स्टिमुलस की संरचना में बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, दूसरा फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सरकार क्या करती है, ब्याज दरों को कम करती है, या फिर मार्केट में किसी तरीके से तरलता बढ़ाने की कोशिश करती है। तो इसमें जो हमारा
मुख्य जो आरबीआई होता है या फिर किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीदता है। अगर सरकारी बॉन्ड खरीदेगा तो क्या देगा केंद्रीय बैंक मार्केट में? वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देगा, पैसे देने से क्या हो जाएगी? तरलता बढ़ेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा तरलता बढ़ाई जाती है। दूसरा एक फिजिकल पॉलिसी होता है जिसके अंदर सरकारी खर्च को बढ़ाया जाएगा, मार्केट में तरलता आएगी, करों में कटौती की जाएगी तो लोग कम टैक्स भरेंगे, कम टैक्स भरेंगे तो अपने पास ज़्यादा सेविंग करेंगे तो मार्केट में तरलता आएगी। निवेश या सब्सिडी के द्वारा भी मार्केट में पैसा डाला जा सकता है। तो ये स्टिमुलस की संरचना हो गई। तो ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो आज जो हमने कुछ जो 5 तो हमने आर्थिक समस्याएं देखी और उन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए स्टिमुलस और बेल आउट पैकेज देखा हमने। आर्थिक समस्या एक बार आप मेरे साथ दोहराइए फटाफट। तो आर्थिक समस्या में हमने जो सबसे पहले जो देखा था वो था स्लो डाउन के बाद में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा था, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में हमने रिसेशन पढ़ा था, रिसेशन के बाद में हमने डिप्रेशन पढ़ा था, डिप्रेशन के अंदर ही हमने वेज स्टिकीनेस शब्द को भी अच्छे से समझा था और लास्ट में हमने मेल्ट डाउन को पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है दोस्तों, थैंक यू।